अपना करें स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज चैप्टर किया था ना, और आज की क्लास के लिए मैंने आपसे बोला था कि हम प्रॉफिट लॉस वगैरह स्टार्ट करेंगे, बट आज हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट ना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, रियल नंबर से रिलेटेड है। और ऐसे क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है, मतलब जिनको आप लोग इजीली कर सकते हैं, जिनका जनरली कोई टॉपिक से रिलेशन भी नहीं होता कभी कभी, बट हम नॉर्मली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एनटीएससी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी चैप्टर से तो नहीं है, हम नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे बेटा यहाँ पे। मतलब हम कहीं पॉलिनोमियल्स वगैरह या कोई ट्राइंगल्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में भी किस टाइप के जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
आंसर आपको चैट में ही सेंड करना है, बोलना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन है आपके पास, स्क्वायर रूट में है 41616। सेकंड ऑप्शन में है आपके पास 23.2323 एंड सो। सी ऑप्शन है आपके पास 1+√3 होल क्यूब माइनस 1 - √3 होल क्यूब अपॉन √3। और डी ऑप्शन है आपके पास 23.10101000 एंड सो ऑन। ये टोटल 4 ऑप्शन है। आपको बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अपना अपना आंसर सेंड करें। मल्टीपल्स ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए, सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा। The square of an odd integer must be of the form फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 6n+1 6n+3। सी ऑप्शन है 8n+1 और डी ऑप्शन है 4n+1 बट may not be 8n+1। ये टोटल 4 ऑप्शंस आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? राइज एंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे मोहम्मद नबील खान। अनम्यूट करें बेटा। यस सर। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है बिल्कुल। रीजन बताएंगे क्यों? सर क्योंकि इस नंबर में बताइए। सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल, ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी हम इसको बोल देते हैं। यस सर। उसका एग्जांपल है हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। इसी टाइप से सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आता है और इसको हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हमारे पास रेशनल होगा। यहाँ पर भी रेशनल आएगा। 41616 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? कौन बताएगा? 41616 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट होगा? किसका?
204. 204। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत हो गए और डायरेक्टली यहाँ पर ये देखेंगे स्पेशल पैटर्न्स हैं ये, तो और इनको हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन डिकरिंग वाले या नॉन रिपीटिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, बात कर रहे हैं हम सिर्फ ऑड इंटीजर की, मस्ट बी द फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो सकती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस है वैसे तो, वहां पर हम 8 से इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रूविंग भी करते हैं, लेकिन अगर इस टाइप की फॉर्म हमें याद नहीं रहती है, जनरली नहीं आती है एग्जाम में याद, तो हमें ऑप्शन में कैसे करना है इनको, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हम लगाएंगे नहीं यहाँ पे नॉर्मली, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, वन बाय वन आप क्या करिए कि यहाँ से n इक्वल टू 0 पुट करें, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 7, n इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर की बात कर रहा है ना ये, तो आपको स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, तो ओड में फिर हम 1 लेते हैं, है ना, इस टाइप से वन बाय वन आप एक एक नंबर पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट कर करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए कौन बताया क्या आंसर आ रहा है, इसमें काफी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं आपको, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, और ऑप्शन 3 भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अच्छा, काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर है इसके तो। पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इसको चेक करने के लिए हमारे पास ओड इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ओड इंटीजर हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इतना सफिशिएंट है। फिर इसकी बात करेंगे हम स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 हो जाएगा, राइट। अब हम वन बाय वन ऑप्शन में देखेंगे कि सपोज जैसे 6n+1 है, अगर हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, सही है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या 7 मिला, लेकिन 7 हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो n इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं बेटा, तो ये डायरेक्टली 3 देगा, और हमें तो 1 चाहिए या 9 चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो n इक्वल टू 0 पुट करने पे 1 भी दे रहा है, ये 0 देगा, n इक्वल टू 0 पे 1 देगा। इसी टाइप से n इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपको 9 देगा, n इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो ये आपको कितना देगा, n इक्वल टू हम पुट करें 2 तो 17 आपको देगा, ठीक है। इस टाइप से हमें नंबर प्रोवाइड कराता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ओड इंटीजर क्या फॉर्म बनाना है, कौन सा करेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। अभी तक हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है, लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं 4n+1, बेटा ये 1 तो देगा, लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये 5 देता है, और 5 तो तब आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं, हमारी लिस्ट में आ ही नहीं रहा, ओड वाले के केसेस में आ ही रहा, या तो 1 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, या 49 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8n+1, इसमें हमारे स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर की ये फॉर्म बनेगी। जैसे अगर हम 1 का बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8n+1, और इसमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम 9 के लिए बना रहे हैं तो ये 8n+1 हो जाएगा, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 25 के लिए बनाते हैं तो ये हो जाएगा 8n+1, और यहाँ पर n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम 3 पुट कर देंगे। बेटा हमें इसमें ये देखना है कि हमारे ये जो टेबल है, ये टेबल कौन से ऑप्शन से मैच करेगी। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं जाना कि ऑप्शन में हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमें ये मिलेगा, और ये किसी भी स्क्वायर, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इस टाइप से चेक नहीं करना, हमें नंबर से फॉर्म चेक करनी है।
जैसे 1 से हमने चेक कर लिया कि n इक्वल टू 0 पे मिल जाएगा। अगर हम 9 के लिए चेक करेंगे तो n इक्वल टू 1 मिल जाएगा। 25 के लिए हम बात करेंगे तो ये हमारा n इक्वल टू 3 पे मिल जाएगा। अगर हम 49 के केस में बात करेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 6 आप पुट कर दीजिए तो इससे मिल जाएगा। n का वैल्यू तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे ना, ये वाला जो इस क्वेश्चन में दे रखा है n इसका, लेकिन फॉर्म तो ये बन जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा के लास्ट में आपको याद है वहां पर हम m कुछ एज्यूम करके लिख देते थे कि ये सम इंटीजर है इस टाइप से, तो वहां पर ये थोड़ी ना डिफाइन करते थे कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हम डायरेक्टली बोलते थे कि m इक्वल टू सम इंटीजर्स। तो वो यही फॉर्म है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें लेकिन ये नंबर मिल जाना चाहिए। तो आप सारे ओड नंबर्स इस फॉर्म से आप निकाल सकते हैं कोई भी इनका वैल्यू पुट करके। क्लियर है? कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को समझना, आराम से आंसर कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ द डिजिट, if the sum of the digit of any integer in between 100 and 1000, इंटीजर की रेंज आपको दे रखी है वो 100 से 1000 के बिटवीन में रहेगा, is subtracted from that integer, then the result is always divisible by, ऑप्शन में है आपके पास 7, 6, 3 नहीं है, 5 और 9। क्वेश्चन समझो और फिर आंसर करो। If the sum of the digit of any integer in between 100 and 1000 is subtracted from that integer, then the result is divisible by, बताइए क्या आंसर आएगा। सौम्या का आंसर आया है, प्रियंशी का आंसर आया है, अर्णव का आंसर आया है, रोहिता का आंसर आया है, ऐश्वर्य प्रताप का आ चुका है, और बताएं। बासिल, गोरिका और किसका था, मोहम्मद, नबील, और बताएं क्षितेश, और बाकी लोग भी बताएं बेटा। याशिका 9, और बताएं। अत्रे का आ चुका है। चलिए, जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। कोई भी एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 100 से 1000 के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेटा 150 ले लिया, ठीक है। अब 150 में से इन्होंने क्या किया कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी इंटीजर, तो इसकी डिजिट्स का जो सम है 1 + 5 + 0, ये इसका सम है।
और ये क्या करना है, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट इंटीजर, इस इंटीजर में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। अगर आप 150 में से माइनस करेंगे 6, 144, तो 144 कौन से नंबर से डिविजिबल होगा ये आपको देखना है। लेकिन अब एक एग्जांपल लिया अभी तो हमने, आपको एक ये सभी के लिए देखना है, सभी नंबर्स के लिए, है ना। तो पहले हम 7 को चेक कर लें। 7 का हमने चेक किया तो बेटा 7 के लिए तो ये गलत हो गया, 7 से तो डिविजिबल है ही नहीं, 5 से भी नहीं है। अगर हम 6 से चेक करेंगे तो अभी 144 जो है हमारे पास 6 से डिविजिबल आ रहा है, ठीक है, 6 से डिविजिबल है। और 9 से भी अगर हम चेक करेंगे तो ये 9 से भी डिविजिबल है, राइट। तो यानी कि 6 और 9 दोनों करेक्ट हो सकते हैं। एक और अनदर एग्जांपल अगर हम लें, लाइक 151 ले लो, तो माइनस करोगे 1 + 5 + 1, अच्छा ये तो वही आ जाएगा, कुछ और देखते हैं। 2, चलिए 250 ले लेते हैं, -2 + 5 + 0, राइट। तो 250 - 7, 243। अब 243 को आप चेक कर लो 6 से डिवाइडेड है या नहीं है, तो 6 से डिवाइडेड नहीं है। 9 से चेक करोगे तो 9 से ये डिवाइडेड है। तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ये तो हमारा मेथड हो गया किसका, ऑप्शन बेस्ड। हमने 1 बाय 1 एक एक एग्जांपल ले लिया और ऑप्शन से कर दिया। अब इसका थोड़ा सा पैटर्न भी हम चेक कर लें कैसा क्यों हो रहा है, तो वो भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम कैसे भी टाइप से आंसर दे सकते हैं, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। बेटा ये देखो कि अगर थाउजेंड्स, 100 से 1000 के बीच के नंबर देखने हैं तो ये कौन से होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, 3 डिजिट। और 3 डिजिट नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिससे मान लीजिए कि उसकी डिजिट्स मान लेते हैं ABC है, ये एक नंबर है 3 डिजिट नंबर्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100A + 10B + C। और इसमें से हमें माइनस करना है किसको, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि A + B + C को। अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 99A + 9B, और C तो कैंसिल हो ही रहा है। और इसमें से 9 का हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 11A + B आ रहा है। यानी कि जो 3 डिजिट नंबर हमारे पास आया और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो वो 9 से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रहा है। ऑलवेज 9 से डिविजिबल रहेगा, तो ये लॉजिक था इसका। इसलिए हमारा आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, कंटिन्यू करें। Yes, sir. Number of zeros in the product of 5 into 10 into 15 into 20 into and so on। एक मिनट चेंज करेंगे, पूरा नहीं लेना, कम करेंगे। 5 into 10 into 40 into 50 into 55 into 65 into 125 और into 80। बेटा इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें एक लास्ट, जो सोल्व होने के बाद जो बड़ा सा नंबर आएगा उसके लास्ट में कुछ जीरोज आएगी, जीरो मतलब शून्य, वो आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरो आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास 8, 9, 12, 13। बताइए क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी।
ये कॉन्सेंट्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लगा दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है कि तो ये इस तरह बी इक्विलिब्रियम के बराबर है। बताइए दोनों क्वेश्चन के आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी हम पीआरएम वाले क्लासेस में भी करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के वहां पर हम। ये एक एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं इसको। और ये आया था बेटा एमपी मध्य प्रदेश स्टेज 1 में 2012 मध्य प्रदेश स्टेज 1 2012। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका आया है हरियाणा स्टेज 1 2013 हरियाणा में आया था 2013 में। हो गया करें एक्सप्लेन। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले फिर अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा नंबर ऑफ जीरो की तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 का। तो 10 बेटा क्या है, 10 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 5 तो 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी क्या है 1 है। ठीक है, अगर मैं 20 की बात करूंगा तो 20 में आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और इंटू 2। ठीक है, यानी कि 2 और 5 का एक ही कॉम्बिनेशन बन पाया है इसलिए एक ही जीरो है। अगर हम 100 की बात करें तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। तो 2 और 5 के जो फैक्टर्स हैं इनके डबल डबल कॉम्बिनेशन बन गए इसलिए डबल जीरो आ रही है। अगर हम जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं 1000 का, अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि 2 और 5 का जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो 3 कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं इसलिए 3 जीरो है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको क्या चेक करना होता है बेटा 2 की पावर और 5 की पावर। अब 2 की पावर और 5 की पावर में ये है कि अगर 2 की पावर 5 आ रही है और 5 की पावर 4 आ रही है तो बेटा हम 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का ही कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, एक 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो जीरो जो मिलेगी आपको 4 ही मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। तो फाइनली एक चीज समझ में आ रही है, अगर हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने होते हैं तो हम डायरेक्टली क्या निकालें 2 की पावर कितना आ रहा है और 5 की पावर कितनी आ रही है, और दोनों में से जो भी मिनिमम होगा क्या होगा, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या हो जाएगा इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ m कोमा n। इनमें से जो भी आंसर मिनिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। m और n क्या है, m जो है 2 की पावर समथिंग है और n क्या है 2 की पावर समथिंग है। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, हम 2 की पावर और 5 की पावर चेक करेंगे। तो बेटा सबसे पहले 5 है, 5 की पावर 1 ही प्रोवाइड कराएगा। 10 आपका 5 की पावर 1 भी देगा और 2 की पावर 1 भी देगा। अच्छा, अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है जैसे 3 है 7 है कोई भी प्राइम नंबर दूसरा, उसको हम स्किप कर देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर 40 के लिए क्या होता है बेटा
2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। फिर 50 के लिए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये कहाँ तक हो गया? 50 तक हो गया, है ना। 55 में हमारे पास 5 की पावर 1 ही मिलेगा और 11 मिलेगा, तो 11 से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। 65 में भी हमें 5 की पावर 1 मिलेगा और 13 मिलेगा, तो उसको हमने छोड़ दिया। 125 में 5 की पावर 3 मिलेगा और 80 में 5 की पावर तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 की पावर 4 मिलेगा। क्या यहाँ तक सबकी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाली है पावर सभी की, आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट सोल्व भी करके देख सकते हैं। अब 2 का टोटल पावर कितना हो रहा है वो देख लीजिए। 2 की पावर बेटा एक तो 1 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 5 5 6 7 8 9, कितना हो रहा है? 9, यानी कि 2 की पावर 9 मिला। 5 की पावर चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 की पावर 11। लेकिन हमें आंसर क्या देना है? जो मिनिमम हो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो तो उतने ही मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे आपको? 9। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा सब लोगों का? सर एक सेकेंड वेट। मतलब हमें 2 की पावर और 5 की पावर चेक करनी है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनमें, और जो भी पावर में मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, जिसका पावर मिनिमम होगा वो उतने नंबर ऑफ जीरो आपको पॉसिबल है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम पीआरएमओ में भी देखेंगे, वहाँ पर निकालने का कुछ और पैटर्न होता है ना। वहाँ इजीली हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, तो उसको वहाँ पर देखेंगे, कुछ फैक्टोरियल टाइप से हम उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता सकते हैं आप? यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है और एनटीसी में आती है साइक्लिसिटी। यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर है वो 3 है, और 3 के लिए जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। 4 के लिए क्या करते हैं बेटा, हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 1001 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है यहाँ 1 मिलेगा, 1 के केस में 3 ही आंसर होता है। 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करोगे, रिमाइंडर 2 मिलेगा, और 7 के केस में जब रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर 9 आप प्रोवाइड कराते हैं। 13 में भी यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 का ही चेक करोगे, वही 4 साइक्लिसिटी, 1003 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, और 3 के केस में आंसर क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा हम? 7। 7 इंटू 9 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 9 इंटू 7 को वापस मल्टीप्लाई कर लें और यूनिट डिजिट आप चेक कर लें, तो 9 3 से 27 इंटू, 189। तो हमें फाइनली यूनिट डिजिट से मतलब है, तो वो कितना मिल रहा है हमें? 9, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? डी ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें कोई? नहीं, कंटिन्यू करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of eighteen consecutive natural number is a perfect square. The smallest possible value of this sum is 144, 169, 225 और 289। और ये क्वेश्चन आपका है हरियाणा स्टेज 1 2013। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादातर कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहा है। सम ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं बोला है मैंने, तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहीं भी रैंडम बीच में से ले सकता है ये। 18 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हम उनको जो सम करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और सम करने पे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या रहेगी ये आपको बताना है। बताइए। कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा इसको? अभी जो आंसर आए हैं इनमें नबील है और याशिका है, और कोई? याशिका एक्सप्लेन करोगे बेटा? सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो हम n मान लेंगे और n+1 और n+2 और n+17 तक उसे रखेंगे। उसके राइट। बाद हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स का। हाँ, दैट इज आई थिंक Sn is equal to 18/2 और ब्रैकेट में 2a + 17। तो वहां से हमें टर्म्स मिल जाएंगे। ओके। बिल्कुल इसी पैटर्न से हमें ये करना है क्वेश्चन।
यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को हम स्टार्टिंग करेंगे n से, देन कॉन्जिक्यूटिव है तो n फर्स्ट होगा, सेकंड वाला n+1 होगा, तो लास्ट जो 18 वाला है वो n+17 हो जाएगा। यहाँ पर n तो कितने हैं बेटा, 18 टाइम्स है, तो मैंने डायरेक्टली इनको 18n कर दिया, और जो नंबरिंग है वो 1 + 2 + एंड सो ऑन 17 तक हमारे पास आएगी। इसके अलावा 18n और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये वही फॉर्मूला आ गया n+1/2, तो 17 × 17 + 1 यानी कि 18/2, हम इसका एडिशन देख सकते हैं, यानी कि 18n, और इसको हम कट कर सकते हैं 9 से, और 17 9 × 153 हमारे पास हो गया। ये फाइनली हमें सम मिलेगा 18n + 153। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, n तो क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, तो n = हमने क्या किया 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे 18 + 153 यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 171। 171 तो हमारा स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, कैंसिल। n = 2 पुट करेंगे, n = 2 के केस में ये हो जाएगा 36 + 153, तो इसको 8 कर लो, ये हो गया 9 और 8 189, लेकिन 189 भी हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। n = 3 पुट करेंगे, तो n = 3 के केस में 54 और 153 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 7, और ये कितना हो गया 02207, ये भी ऑप्शन में नहीं है और स्क्वायर नंबर भी नहीं है। n = 4 के लिए हम ऐड करेंगे 72, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 225, और यही हमारा स्मॉलेस्ट सम होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है इसके अलावा और भी नंबर हमें मिल सकते हैं आगे, लेकिन उन्होंने क्लियर पूछा है कि आपको क्या होना लेना है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो हमारे पास 2 to 5 ही होगा, और 2 to 5 के केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही करने का पैटर्न था और इसी टाइप से हमें करना है। कंटिन्यू करें। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बेटा, आपको इस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है, पहले ही देख लो इसका, जिसे हमारे पास 7 + 4√3 है, और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, तो क्या पैटर्न हम लेंगे इसका, a + b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। a + b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और लेकिन कभी कभी क्या होगा बेटा कि वहां पर यहाँ तो इजीली हो रहा है, कभी इस टाइप के नंबर मिलेंगे जहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे, या एक बार इसमें देखो, चेक करो इसमें क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो, 2 + सर √3, √4 इसके लिए बताओ, सेकंड वाला जो नंबर है 2 + √3, इसके स्क्वायर रूट के लिए क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा। अब कभी कभी वो इजीली बन जाता है, कभी नहीं बनता है। जैसे फर्स्ट केस की बात करें तो वहां इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि 7 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 7 को आप ब्रेक कर लेंगे किसमें, 4 + 3 में, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 को स्प्लिट कर लेंगे 4 + 3 और +4√3, फिर उसके बाद में 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये आगे प्रॉपर्टी को मैच कर लेगा 2 × 2 × √3, तो यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर 2 + √3, यानी कि जो फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट है उसका आंसर आएगा 2 + √3।
ये तो हो गया, हम पहले ही एज्यूम कर लें, गेस कर लेते हैं कि 7 को स्प्लिट करने के पे कोई दो ऐसे नंबर ले लो जिससे 4√3 बैलेंस हो जाए। सेकंड जो स्क्वायर रूट ले रहा हूँ मैं 2+√3, यहाँ पर इस टाइप का बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर आएंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ तो आ रहा है बेटा 2 और √3, इस सेकंड वाले में क्या आएंगे? फ्रैक्शन में नंबर आएंगे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक दोनों के लिए ही पहले एक पैटर्न है, जहाँ पर फर्स्ट वाला जैसे हमने किया है इस टाइप से अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं जैसे इस टाइप के केसेस में, तो फिर हमें प्रॉपर मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड आप एक बार देख लें क्या मेथड है, क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जिससे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यही 7 + 4√3, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद मैंने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? √p + √q आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? √p + √q, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4 + √3 इक्वल टू यहाँ पर आएगा p + q + 2√pq। ठीक है, और ये p + q ये तो हमारा रेशनल नंबर है, और जो √pq आ रहा है ये इरेशनल नंबर है। तो बेटा हम इसको कंपेयर करेंगे कि p + q के इक्वल कौन है? 7 है, और ट्वाइस ऑफ √pq इसके इक्वल में 4√3 है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो √pq इसके बराबर में आ जाएगा 2√3, और यहाँ पर भी स्क्वायर हम कर लेंगे, तो pq की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 × 3 यानी कि 12। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है तो। रेशनल और इरेशनल नंबर को हमने कंपेयर किया है फिर, है ना? जो रूट वाली नंबर दिख रहे हैं वो उनको हम इरेशनल मान के चल रहे हैं, जो विदाउट रूट है उनको हम रेशनल मान के चल रहे हैं। क्लियर है सब लोगों का? आगे कंटिन्यू करें? सर एक हाँ बताइए। नहीं सर, बस नोट करना है। ठीक है, कर लो। अगर बेटा मुझे p - q का होल स्क्वायर अगर निकालना हो, जैसे आज हमने पीआरएमओ क्लास में भी देखा था एक, है ना, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर, उसी टाइप से, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं p + q का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा नहीं 4pq। ठीक है, और इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, क्योंकि p + q हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस pq भी हमने निकाल लिया 12, तो 4 × 12 यानी कि 48। तो p - q जो है हमारे पास कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पर p - q को हम क्या मान के चलेंगे? 1 ले लेते हैं। -1 भी आएगा, लेकिन -1 क्या है कि यहाँ स्क्वायर रूट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। अब हमारे पास बेटा p + q 7 है और p - q हमारे पास 1 है। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके p और q का वैल्यू निकालेंगे। ये 7 है और p - q हमारे पास 1 है, तो 8 करेंगे तो 2p हमारे पास आएगा 8, और p का वैल्यू हमारे पास कितना मिलेगा? 4। p का वैल्यू 4 मिलेगा तो q का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था, वहां पर आप देखें वापस कि √7 + 4√3, इसका वैल्यू हमारे पास क्या था? √p, तो √p का मतलब 4, √4, और √q का मतलब √3, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं और √3 को √3 लिख लो, तो ये हमारे पास फाइनली हो जाएगा 7 + 4√3। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। जब आपको स्प्लिट करना नहीं आए, जैसे 7 + 4√3 वाले केसेस में अगर हम डायरेक्ट स्प्लिट करके करेंगे तो इजी होगा,
लेकिन यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 प्लस रूट 3 का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ स्प्लिट करना मुश्किल है, नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आएंगे और फ्रैक्शन में आएंगे तो फिर हम नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसी पैटर्न को सोल्व करना पड़ेगा, तो हमें पी और क्यू का वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाएगा। बस क्लियर है ये। अभी हम उस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें सोल्व करने पड़ेंगे ये वाले, जो आपने 9th क्लास में रेशनलाइजेशन चैप्टर करा था फर्स्ट चैप्टर में ही, उसके क्वेश्चन हमारे एनटीएससी में आते हैं इस पैटर्न के, जहां पर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हो गया हो बेटा, तो आगे कंटिन्यू करें। सर हाँ बताएं। सर p माइनस क्यू की वैल्यू -1 क्यों नहीं लिया? स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर जब करेंगे ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको आप करके भी देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। जैसे रूट पी और रूट क्यू जो हम ले रहे हैं ना तो यहाँ देखो स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया हुआ है ना ये वाला, तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि हमने जो फर्स्ट में जो नंबर लेते हैं ना ये ऑलवेज ग्रेटर नंबर ही लेते हैं, यानी कि Okay, sir. फर्स्ट नंबर को हम बड़ा नंबर मान के चलेंगे, सेकंड नंबर को छोटा मान के चलेंगे, है ना। तो ओब्वियसली बात है कि p माइनस क्यू करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा नहीं, इस टाइप से। अब हम इसका दूसरा पैटर्न लेके करते हैं क्वेश्चन एक और। इसको तो हम इजीली कर सकते थे, बट मेथड से हमें करना था तो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे एक लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 2 प्लस रूट 3 का। अब यहाँ पर 2 को स्प्लिट नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें ये मेथड लेना पड़ेगा, रूट पी प्लस रूट क्यू। वही स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को शॉर्ट करूंगा। आप 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू। वही कंपेयर करेंगे तो p प्लस क्यू तो आपको 2 मिल जाएगा, और ट्वाइस ऑफ रूट पी क्यू इसका वैल्यू होगा रूट 3, लेकिन हमें रूट पी क्यू का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा रूट 3/2। फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें p माइनस क्यू पे जाना पड़ेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3/4 करेंगे तो 3 बचेगा बेटा, और ये भी 1 आएगा, तो p माइनस क्यू भी हमारे पास 1 ही रहेगा। और हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, p प्लस क्यू जो है हमारे पास 2 है और p माइनस क्यू हमारे पास 1 है। अगर हम यहाँ पर 2p निकालेंगे तो 3 आएगा, दैट इज p इक्वल टू 3/2 और q इक्वल टू 1/2 हमारे पास आएगा। फाइनली स्क्वायर रूट अगर हम देखेंगे 2 प्लस रूट 3 का, तो ये आएगा हमारे पास रूट p, और रूट p का मतलब हो जाएगा रूट 3/2 प्लस रूट 1/2। तो इसको क्वेश्चन को एजम्पशन करना या डायरेक्टली गेस करना थोड़ा सा टिपिकल था। ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में, रूट 3 प्लस 1/√2, ये भी मिल सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया रूट 2 से, और 1 पे रूट लगाना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है रूट 3 प्लस 1/√2, या डायरेक्टली वो भी लिखा हो सकता है रूट 3/2 प्लस रूट 1/2। ये मेथड रहता है बेटा इसका रूट निकालने के लिए, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहीं पे अगर यहाँ माइनस आया सपोज, तो फिर हमें इनमें माइनस भी यूज करना है, वो भी ध्यान रहे। मैंने दोनों एग्जांपल प्लस वाले लिए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर अगर माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस यूज करेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा ना। आपको अगर यहाँ माइनस दे रखा होगा तो आप यहाँ जब रूट p प्लस रूट क्यू ले रहे हैं ना, उसमें रूट p माइनस रूट क्यू लोगे आप माइनस वाले केसेस में।
बाकी की कैलकुलेशन सभी एज इट इज हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं है? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को इतना ही। माइनस वाला एग्जांपल भी कर लेंगे बेटा, या आप एक बार इसी को ट्राई कर लें। मैं अगर एक एग्जांपल आप नेक्स्ट क्लास में भी करा सकते हैं, आप इसको ट्राई कर लेना। 2 माइनस रूट 3, एक तो इसको ट्राई कर लो और एक इसके पहले वाला जो किया था इसी को ट्राई कर लो। इसमें आप रूट पी माइनस रूट को आप ले लेना, है ना। यहाँ पर भी सेम यही ले लेना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल को आप ट्राई कर लेना, आंसर सेम यही आएंगे, बस साइन चेंज होके आएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ क्लास को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू।